Audio Jungle. Audio Jungle. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सतीश कुमार सिंह आपका पुनः अपने चैनल अपनी हिंदी अपने लोग को स्वागत करता हूं। हम लोग विगत 3 वीडियो में चर्चा कर रहे हैं हिंदी भाषा की उत्पत्ति, उसका विकास, उसकी बोलियां, उसकी उपबोलियां, उनके क्षेत्र, उनके प्रतिष्ठित कवि, उन सारी बातों का बड़ा ही विशद विवेचन किया जा रहा है। उसी क्रम में आज इसका पार्ट 3 है, हम लोग चर्चा कर रहे हैं। देखो, एक बोली हम लोग मैथिली की चर्चा कर चुके हैं। मिथिला की बोली को मैथिली कहा जाता है, जो साहित्यिक दृष्टि से बिहारी भाषा, बिहारी हिंदी की सबसे संपन्न बोली है। एक है बघेली, हम लोग चर्चा भी की थी, अवध, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, तीनों कहाँ की हैं? पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। तो उसमें बघेली का जो क्षेत्र है वो रीवा है। ये कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। ब्रज का अर्थ भी अभी पूछा गया था। मैं जितने भी वीडियो बना रहा हूँ मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम को ध्यान में लेकर के और बड़ी वैज्ञानिकता और प्रामाणिकता के साथ विषय वस्तु मानकर पहुंचाई जा रही। ब्रज का अर्थ पशुओं का समूह होता है या चारागाह होता है। ब्रज बोली को ही आदिकालीन साहित्य में पिंगल और मध्यकाल में भाखा कहा जाता है। मैं अपने पिछले वीडियो में आपसे चर्चा कर रहा था कि आदिकालीन की जो भाषा थी वो डिंगल और पिंगल थी। जब अपभ्रंश के साथ ब्रज में जाती थी तो वो पिंगल कहलाती थी। वही बात यहाँ पर है। ब्रज की जो मुख्य बोली है अंतर्वेदी है, इसीलिए ब्रज भाषा का दूसरा नाम भी कभी कभी परीक्षाओं में पूछा गया है। तो अंतर्वेदी नाम इसका सही है। बुंदेली, बुंदेली शब्द से ही आपको लग गया होगा ये बुंदेलखंड में बोली जाने वाली बोली होगी। और बुंदेली में ईश्वरी के भाग, ये पूछा जाता है ईश्वरी के भाग किस बोली में लिखे गए। तो ये बुंदेली में, अब इसमें हम आपको स्पष्ट करने की ईश्वरी क्या है और भाग क्या है। ईश्वरी कवि का नाम है। भाग ऐसे गीतों को कहते हैं जिनमें लोक संस्कृति, सभ्यता, आसपास का वातावरण, जीवन की सच्चाई आदि का गान किया जाता है। ये एक शैली है। ईश्वरी झांसी जिले के गांव में पैदा हुए थे। इनका पूरा नाम था हरताल ईश्वरी और ये फाग लिखते थे। इनकी अपनी एक शैली थी। एक 28 मात्रा का छंद होता है नरेंद्र छंद। क्या होता है? नरेंद्र छंद। ये उसी में लिखे गए गीत हैं। ये लोकगीत परंपरा के गीत होते हैं। दूसरा हम लोग आदिकालीन साहित्य में पढ़ेंगे कि आल्हा इसमें लिखा। आल्हा को और क्या कहा जाता था? परमाग्रासु। परमाग्रासु का ही दूसरा नाम आलखंड है, जिसकी रचना जगलिक ने की थी। लेकिन आल्हा को बुंदेली की ही एक उपबोली बनाफरी में लिखा गया। अगर बुंदेली ऑप्शन में है तो वो सही है, अगर बुंदेली नहीं है, बनाफरी दिया हुआ है तो वो सही है। ब्रज भाषा, कन्नौजी और बुंदेली ये ओकार बहुला भाषा है। एक प्रश्न पूछा जाता है कि ये बोलियां कैसी हैं? ओकार बहुला, आकार बहुला, उकार बहुला। खड़ी बोली को कौवी भी कहते हैं और ये आकार बहुला है। चला गया, पाया गया, खाया गया, इस तरीके से ओकार बोला में ब्रज, कन्नौजी और अब ओकार बोला कैसे? जैसे गयो, आयो, इस तरीके से ओकार बोला है। प्राकृत का जो व्याकरण ग्रंथ है, हालांकि इस बात को पहले बताना चाहिए था, वो है प्राकृत प्रकाश और उसकी रचनाकार हैं वरुरुच। कौन है? वरुरुच है। भाषा के रूप में हिंदी की प्रकृति कैसी है? रचनात्मक। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग चर्चा कर रहे हैं भाषा और उत्पत्ति पर। एक बात बता दें आपको कि संस्कृत भारत देश की सबसे प्राचीन भाषा है। जैसे मैंने बताया था आपको कि पाली भारत की प्रथम देश भाषा है, वैसे ही संस्कृत सबसे प्राचीन भाषा है। जो भाषा की प्रवृत्ति होती है वो कठिन से सरल की ओर। कैसे होती है? कठिन से सरल की ओर होती है। इसको उदाहरण के माध्यम से हम समझा दें कि संस्कृत में कितने वचन होते हैं? बेटा बताओ। 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। जबकि हिंदी में कितने वचन होते हैं? एक वचन और बहुवचन। ऐसे ही संस्कृत में लिंग कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग,
नपुंसकलिंग, जबकि हिंदी में कितने लिंग होते हैं? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। इससे सिद्ध होता है कि जो भाषा की प्रवृत्ति है वो कैसे है? कठिन से सरल की ओर। लेकिन बच्चे क्या लगा देते हैं आंसर? क्योंकि उन्होंने सोचा कि हम छोटे छोटे शब्द पहले सीखे, पानी को हम कह देते थे पानी, फिर जल, फिर नीर, फिर अम्ब, फिर तोय। इस तरह वो सरल से कठिन अंक लगा देते हैं, जबकि वो उत्तर गलत होता है। संस्कृत, पाली और प्राकृत ये तीन जो भाषाएं हैं ये संयोगात्मक है, और जो अपभ्रंश है वो वियोगात्मक है। और अपभ्रंश जननी किसकी है? हिंदी की है। तो हिंदी भी कैसी हो जाएगी? वियोगात्मक है। संयोगात्मक का मतलब होता है वो कि जहाँ पर विभक्तियां साथ में लगी रहती हैं, कारक चिन्ह साथ में जुड़े लगे रहते हैं, जबकि वियोगात्मक में कारक चिन्हों का, विभक्तियों का प्रयोग अलग से होता है। मैंने एक पिछले वीडियो में बताया भी था, जैसे रामाय नमः, रामाय, और हिंदी में लिखेंगे राम को, हिंदी में लिखेंगे मोहन बाजार जाता है, तो बाजार को जाता है। और हम संस्कृत में लिखेंगे आपणम, वहाँ पर जो विभक्तियां हैं वो साथ में जुड़ी रहती हैं, इसलिए वो संयोगात्मक हैं। और हिंदी और अपभ्रंश वियोगात्मक है। हिंदी की जो मूल उत्पत्ति हुई है वो शौर सैन्य अपभ्रंश से हुई है। एक वाक्य बहुत परीक्षाओं में पूछा जाता है कि हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान ये कथन किसका है? तो मोस्टली बच्चों को नेट पे भारतीय भाई से मिलता है, लेकिन पूर्णतः गलत है। ये कथन प्रताप नारायण मिश्र का है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तक में साफ साफ उद्धृत है। और अगर ये पूछा जाता है ये शब्द किस भाषा के हैं, तो ये शब्द फारसी भाषा के हैं। कबीर कुछ कथन हैं जो विद्वानों के हैं और प्रत्येक परीक्षाओं में लगभग पूछे ही जाते हैं। एक भाषा के संदर्भ में कथन है तो कबीर का है कि संस्कृत है कूप जल, भाषा बहता नीर। उन्होंने क्या बताया कि संस्कृत क्या है? कूप जल है, और भाषा क्या है? बहता नीर है। तुलसीदास ने कहा कि का भाषा का संस्कृत, प्रेम चाहिए सांच। इसी तरह जायसी ने भी लिखा कि तुर्की, अरबी, हिंदवी भाषा तेती आए, और जामे मार्ग प्रेम का, सब सराहे ताही। मुस्लिम कवियों ने जन भाषा को हिंदवी कहा। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज ये तृतीय भाग का वीडियो जैसे समाप्त हुआ वैसे ही हिंदी उत्पत्ति, उसकी बोलियां वाला अध्याय भी आज समाप्त होता है। यदि आप ऑफलाइन टीजीटी कोचिंग करना चाह रहे हैं तो आप हमारी चलवाणी संख्या 638 750 55 51 638 750 5551 पे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।